हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्टडी विद डॉक्टर सोलंकी सर यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में फंजाई में बता रहा था यू माइकोटा में सबसे पहले आपको मैंने मेस्टियो माइकोटिना के दो मेंबर बता दिया था, एल्विगो और पैथियम। फिर जाइगो माइकोटिना का कोई मेंबर नहीं आपके सिलेबस में था। एस्को माइकोटिना में 3 मेंबर थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका सब डिवीजन आता है बेसिडियो माइकोटिना। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पुट अप होता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियो माइकोटिना। तो आप लोगों के पास मेंटर पहले से अवेलेबल है। मैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपको उसको पहले डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट ये आता है कि इसके मेंबर्स कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं कि पैरासाइट होते हैं। तो आप जानते हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं, सम फंजाई आर द सेप्रोफाइट्स, सच एज एगेरिकस, जिसको आप मशरूम बोलते हैं, वो क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है। एंड सम फंजाई आर द पैरासाइट सच एज द एस्टिलेगो जो होता है वो स्मट डिजीज काज करता है गेहूं के प्लांट में, जौ के प्लांट में। इसके अलावा पक्सिनिया ग्रेमिनिस है जो गेहूं के केस में ब्लैक रस्ट काज करता है। कौन सा डिजीज? ब्लैक रस्ट डिजीज काज करता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट यह है द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड ग्लूकान। थर्ड पॉइंट इसका यह है कि इसका फंगल बॉडी किसका बना होता है, वो हाइफी का बना होता है। और यहाँ पर मोस्टली 2 टाइप्स के हाइफी पाए जाते हैं। एक पाया जाता है मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफी। क्या पाया जाता है? मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफी। और दूसरा डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा या हाइफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझाने के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्लीज। तो मैंने आपको बताया इसमें जो फंगस का बॉडी होता है वो मोस्टली 2 प्रकार के हाइफा का बना होता है। एक तो प्राइमरी हाइफा और दूसरा सेकेंडरी हाइफा। आप लोग देख रहे हैं जो प्राइमरी हाइफा है वो कैसा है, देख रहे हैं आप लोग, सेप्टेट। क्या है? सेप्टेट, ब्रांच्ड है एंड मोनोकैरियोटिक। तो मैंने आपको क्या बताया, ईच सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, मीन्स है द प्राइमरी हाइफा इज द सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड मोनोकैरियोटिक। इसके बाद क्या है, और मैंने आपको तो मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा is formed after germination of basidiospores. The plus basidiospore form plus primary hypha and minus basidiospore form minus primary hypha. और ये दोनों प्राइमरी हाइफा बाद में फ्यूज करके कंबाइन करके सेकेंडरी हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं अभी आगे आपको बताते हैं, पहले ये देख लीजिए आप लोग।
डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, केवल डिफरेंस यह है यहां पर ईच सेल इज बाइन्यूक्लिएटेड और डाइकैरियोटिक, देयरफॉर इट इज नोन एज सेकेंडरी हाइफा। तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी हाइफा कैसा है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, एंड ईच सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई, देयरफॉर इट इज डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं आपको ये हम बताते हैं कि ये आपको ने बताया प्लस बेसिडियोस्पोर, कौन सा प्लस बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट किया तो इसने क्या बनाया, मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा। और यहां पर मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा कैसा बना, प्लस बना, कैसा बना, प्लस बना। और ये जो माइनस बेसिडियोस्पोर है ये जर्मिनेट करके कैसा हाइफा बनाता है, माइनस मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा बनाता है। कैसा, माइनस मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा। तो आपको ने बताया द प्लस बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप्स वर आर फॉर the plus monokaryotic primary hypha, while minus basidiyospore germinate and form minus monokaryotic primary hypha। अब आप लोग देख रहे हैं दोनों एक प्लेस पे क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, कंटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से प्लस, ये प्लस न्यूक्लियस और यहां से माइनस न्यूक्लियस इस सेल के अंदर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइकैरियोटाइज। डाइकैरियोटाइज क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक सेल, फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक सेल बाय फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी हाइफी, बाय फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी हाइफी ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स, ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स इज नोन एज डाइकैरियोटिक सेल, is known as dikaryotic cell and phenomenon is known as dikaryotism, dikaryotism। हेलो, फिर से जान लीजिए, the formation of dikaryotic cell, the formation of dikaryotic cell by fusion of plus and minus मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफी, मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफी इज नोन एज डाइकैरियोटाइजेशन, डाइकैरियोटाइजेशन। हेलो, अब ये जो डाइकैरियोटिक सेल बन गया, डाइकैरियोटाइजेशन के बाद अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। क्या बनाएगा, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। कैसे बनाएगा, अब यहां तो डिटेल में आगे आपको नीचे बताएंगे हम, फिलहाल यहां केवल ये जान लीजिए कि ये डाइकैरियोटिक सेल जो है ये क्या बनाएगा, क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा ये बनाएगा डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। और आप जानते हैं कि बेसिडियोमाइकोटिना में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प, प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प और बेसिडियोस्पोर्स, प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो बेसिडियोकार्प जो फ्लोटिंग बॉडी है, आप लोगों को मुत्ता देखे होंगे, आप मशरूम देखे होंगे, बिल्कुल अम्ब्रेला शेप्ड होता है। और यहां पर जो ये मासा ग्रुपा माइसिलियम होता है, इसको बोलते हैं टर्शियरी माइसिलियम। क्या बोलते हैं, टर्शियरी माइसिलियम। अभी तक आपने कहा प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम और टर्शियरी माइसिलियम। तो यही सेकेंडरी हाइफा
कि माइसीलियम आपस में फ्यूज करके थिक रोप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी माइसीलियम। क्या बोलते हैं? टर्सरी माइसीलियम। क्या बोलते हैं? टर्सरी माइसीलियम। तो मैंने आपको बताया द डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफी फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म ए थिक रोप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्सरी माइसीलियम। इसका मतलब टर्सरी माइसीलियम भी वो किसका बना हुआ है? डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफी का बना हुआ है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाइफी के बारे में क्लियर हो गया, मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफी, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफी, और यह टर्सरी हाइफी या माइसीलियम जो होता है वो भी किससे बनता है? डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा के मिलने से बनता है। अब डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा का फॉर्मेशन कैसे होता है? वो क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा होता है। और इस क्लैम्प कनेक्शन के डिस्कवरर कौन है? दो साइंटिस्ट हैं। एक है निप। कौन है? निप है। इन्होंने 1915 में डिस्कवर किया था। किस समय डिस्कवर किया था? 1915 में। किस समय? 1915 में। और पेंसोडे ने 1918 में डिस्कवर किया था। किस समय? 1918 में डिस्कवर किया था। समझ रहे? और ये अलग डिस्कवर किए थे और ये अलग डिस्कवर किए थे इंडिपेंडेंटली। अब ये कैसे क्लैम्प कनेक्शन होता है, कैसे डाइकैरियोटिक सेल से डाइकैरियोटिक हाइफा का फॉर्मेशन होता है क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा, इसी को हम डिटेल में आपको समझाते हैं। हेलो प्लीज हियर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा। मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफी एक प्लेस पर फ्यूज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये प्लस मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा है और ये माइनस मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा। दोनों फ्यूज करते हैं तो कांटेक्ट प्लेस पर इसका क्या होता है? सेल प्लेट डिसॉल्व हो जाता है और यहां पर क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं कांटेक्ट प्लेस पर इनके बीच की वॉल नष्ट हो जाती है, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों एक साथ हो गए सेल में। इसको बोलते हैं क्या? डाइकैरियोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन। और डाइकैरियोटाइजेशन के बाद क्या हो गया? आप लोग देख रहे हैं डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ये डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। आप लोग देख रहे हैं इस सेल की बात मैं कर रहा हूं। डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया तो सपोज करते हैं वन न्यूक्लियस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे न्यूक्लियस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आप देखते हैं कैसे डाइकैरियोटिक हाइफा का फॉर्मेशन होता है डाइकैरियोटिक सेल से। अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? ये जो है इसमें लगभग मिडिल पॉइंट पर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। किसका? आउटग्रोथ, कर्व्ड आउटग्रोथ होता है। कैसा? कर्व्ड आउटग्रोथ। आप लोग देखते होंगे आपके घरों में फैन लगे होंगे। जो फैन होता है वो एक आयरन का क्लैंप होता है और उसी क्लैंप में उसके राड को हम फिट कर देते हैं। उसी प्रकार से ये कर्व्ड स्ट्रक्चर क्लैंप का फॉर्मेशन होता है और इस क्लैंप का फॉर्मेशन मोर और लेस मिडिल रीजन में होता है। और मैंने आपको बताया आउट ऑफ टू न्यूक्लियस वन इज माइग्रेटेड इनटू क्लैंप। वन इज माइग्रेटेड इनटू क्लैंप। आप लोगों ने देखा इसमें ए न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस? ए न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया क्लैंप में
और बी न्यूक्लियस इज डाइकैरियोटिक सेल प्रेजेंट। इतनी बात समझ में गई आप लोग। मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा इन डाइकैरियोटिक सेल आउटग्रोथ अराइजेज in the middle region like the clamp. Later on, out of two nucleus, one is migrated into the clamp and other remain present in dikaryotic cell. Please see here. Next step में क्या होता है? The nucleus A undergo mitosis. मीन्स अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। आपको मालूम है माइटोसिस या मियोसिस में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो केवल क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आप लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ए और ए। ये स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका? स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको मालूम है प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है। मेटाफेज और एनाफेज में स्पिंडल रहता है। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए और ए दो डाटा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बी है ये भी कैरियोकाइनेसिस के द्वारा डाटा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बी और ये भी बी, ये ए और ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या हो रहा है, ये क्लैंप में आउटग्रोथ कंटिन्यू है। अब क्या होता है, आउट ऑफ टू न्यूक्लियस वन पुशेस इनसाइड डाइकैरियोटिक सेल। वन ए न्यूक्लियस इज पुशेस इनसाइड द डाइकैरियोटिक सेल। आप लोगों ने देखा एक यहीं पर आ गया। इसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियस ए था वो आउटग्रोथ और हो रही है, कर्व हो रही है, और ये पहुंच रहा है कहां पर, लोअर सेल में। और यहां पर आपने देखा साइटोकाइनेसिस हो गया। क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद वन न्यूक्लियस पुशेड इन द अपर सेल एंड अदर न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट इन लोअर सेल। तो आप लोग देख रहे हैं, और यहां पर भी ये साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो गई, इनके बीच में सेल प्लेट बन गया। तो ये हम दिखा दें इसको, जो है क्या, सेल प्लेट्स। क्या दिखा दें इसको, सेल प्लेट्स। अब आप देख रहे हैं कि इस सेल में ए न्यूक्लियस भी और बी न्यूक्लियस भी है। अभी यहां पर केवल बी न्यूक्लियस है, ए न्यूक्लियस यहां पर माइग्रेट होना रह गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या रिपीट कर दिया, ए न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड इनटू बी सेल आफ्टर डिसॉल्विंग द कांटेक्ट प्लेस। और यहां से देखा आपने ये कांटेक्ट प्लेस पर ये वाल डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होने के बाद इसने अपना न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया कहां पर, ये बी सेल में। अब आप लोग देख रहे हैं ये भी सेल टू न्यूक्लिएटेड हो गई, ये भी सेल टू न्यूक्लिएटेड हो गई। इसमें ए और बी न्यूक्लियस, इसमें भी ए और बी न्यूक्लियस। बोलिए ये क्या बन गया, ये डाइकैरियोटिक हाइफा। क्या बन गया, डाइकैरियोटिक हाइफा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा इन बेसिडियोमाइकोटिना बाय द क्लैंप कनेक्शन। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिगर मैंने पहले आपको प्रोवाइड कर दिया था। अब आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइकोटिना का, कि इसमें क्या होता है, डॉलीपोर सेप्टम। क्या कहता है, डॉलीपोर सेप्टम। मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं कि यहां पर क्या होता है कि ऐसे जो है, बोलिए ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये बोलिए
और यहां पर ये स्पेशल सेप्टर पोर कैप होता है। क्या होता है? सेप्टर पोर कैप होता है। और इस प्रकार के हम पोर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डॉली पोर सेप्टम। क्या बोलते हैं? डॉली पोर सेप्टम। तो मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर होता है वह पोर के द्वारा होता है। और पोर टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल पोर एंड डॉली पोर सेप्टम। डॉली पोर सेप्टम बेसिडियोमाइकोटिना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहां पर देख रहे हैं सेप्टम है, ये स्पेशल सेप्टम, इसको बोलते हैं सेप्टल पोर कैप है ये, और इसको सराउंड करता है, इसको हम डॉली पोर सेप्टम बोलते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना। फिगर आपके मैटर में होगा, मैंने पहले आपको मैटर प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। किसके द्वारा? क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। यहां पर सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, sex organs are absent, but sexual reproduction occurs by somatogamy. But sexual reproduction occurs by somatogamy. इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प बोलते हैं। तो यह 9-10 पॉइंट आपके मैटर में हो गए। अभी ये जो मैंने फिगर आपको दिया ये सब लेकर के अभी बेसिडियोकार्प का आगे फिगर आपको बताएंगे, उसका फिगर बना देंगे तो ये 3-3.5 पेज मैटर आपका हो जाएगा। तो ये आपको मैंने पहला अभी पॉइंट बताया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जीनस एक एक शुरू करते हैं। हेलो, अब मैं आपको बेसिडियोमाइकोटिना का पहला जीनस एगेरिकस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैटर मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, केवल आपको डिक्टेट करना है, समझाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, प्लीज शेयर। अब आपको मालूम है एगेरिकस का अल्टरनेटिव दूसरा नाम क्या है? गिल फंजाई। क्या नाम है? गिल फंजाई। एगेरिकस का दूसरा नाम क्या है? गिल फंजाई। इसका नाम गिल फंजाई क्यों रखा गया आपको वीडियो आगे बताएंगे हम। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो सबस्ट्रेटम के ऊपर की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, वो अम्ब्रेला लाइक होता है, इसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। उसमें एक स्ट्रक्चर पाता है गिल। क्या पाता है? गिल। जैसे आप लोग जानते हैं मछलियों में गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं, किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। उसी प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका इसको हम गिल फंजाई बोलते हैं। एक वर्ड तो ये हो गया। एगेरिकस का दूसरा नाम क्या है? गिल फंजाई। आपसे 1 मार्क में पूछ दिया गया राइट द नेम ऑफ गिल फंजाई, तो आपका आंसर क्या होगा? एगेरिकस होगा। दूसरा इसका नाम है, जो गांव में आप लोग हमारी तरफ बोला जाता है, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता। आप लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ स्टोरेज पार्ट होता है, स्टोरेज प्लेस होता है काउडंग का, जिसको हम घूर बोलते हैं, उस पर आप लोग देखते होंगे बहुत से अम्ब्रेला लाइक छतरी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसको हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं।
तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या है? खुम्ब। क्या नाम है? खुम्ब है। और इसका दूसरा अल्टरनेटिव नेम फिर क्या है? मशरूम। और आप जानते हैं इस समय वेजिटेरियन डाइट में सबसे वीआईपी वेजिटेबल मशरूम को मानते हैं। जहां पर मशरूम और पनीर दोनों मिल गया तो वेजिटेरियन डाइट में उसको सुपर अरेंजमेंट मानते हैं। तो मैंने आपको बताया, आप कभी ऐसी गलती मत कर जाइएगा कि जो गोबर इत्यादि पे या घूर पर जो आपको कुकुर मुत्ता दिखाई पड़ जाए उसकी सब्जी बनाना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। वो एडिबल नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है। तो मैंने आपको बताया जो एडिबल, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ एडिबल मशरूम। राइट द नेम ऑफ एडिबल मशरूम। तो मैंने मैटर में आपको बताया है कि जो एडिबल मशरूम होता है वो क्या है? एगेरिकस बायोस्पोरस और एगेरिकस कंपेस्टिस। एगेरिकस बायोस्पोरस एंड एगेरिकस कंपेस्टिस। और ये क्या है? ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होता है। क्या होता है? ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होता है। यह काउडंग पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग वुड्स पर ग्रो करता है, इसके बाद रॉटन लीव्स पर ग्रो करता है, के हिप में समूह में ग्रो करता है। बोलिए, इसी पर एक स्टूडेंट एक बार हमसे पूछा था फेयरी रिंग, उसको हम बताएंगे आपको। 1 मार्क में कई बार पूछा गया फेयरी रिंग। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे बगीचे वगैरह में जो है आपको जहां पर सड़ी गली पत्तियां ज्यादा रहती हैं वहां पर मशरूम जो होता है कुछ स्पीशीज की होती है, एगेरिकस की या कले मशरूम वैरायटी की, जो कि बिल्कुल एक रिंग के रूप में पाई जाती है। और जैसे फेयरी रिंग, फेयरी मीन्स होता है परी, जो परी की बात आती है। तो जैसे परी जो है कभी कभी आप लोग देखते हैं फॉल्क डांसिंग होती है, एक समूह में जो है एक सर्किल में बना के डांस करते हैं, उसको हम फेयरी डांसेस बोलते हैं। और उसी अरेंजमेंट में यहां पर यह मशरूम की वैरायटीज पाई जाती है और जिस कारण इसको हम फेयरी रिंग बोलते हैं, जिसको आपको हम आगे मैटर बताएंगे। फिलहाल यहां देखिए आप लोग, तो मैंने आपको बताया एगेरिकस का एक तो पूछ देते हैं गिल फंजाई या मशरूम पूछ दिए, या आपसे पूछ देते हैं राइट द नेम ऑफ टू एडिबल मशरूम। तो मैंने आपको बताया क्या है? बायोस्पोरस एंड कंपेस्टिस। अब इसके बाद बात यह आती है, इसमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो तो डेड मटेरियल्स के अंदर होता है, काउडंग के अंदर होता है, या बार के अंदर होता है लकड़ी के, या सॉइल के अंदर होता है। और आप जानते हैं जो एडिबल मशरूम होता है उसको ऑर्गेनिक ह्यूमस रिच मटेरियल में ग्रो कराते हैं, बहुत वेरी लो टेम्परेचर पे ग्रो कराते हैं। और इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइफा का बना होता है। यहां पर आपको मालूम है सेकेंडरी हाइफा, प्राइमरी हाइफा और टर्सरी हाइफा पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया। प्राइमरी हाइफा मोनोकैरियोटिक होता है, सेकेंडरी हाइफा डाइकैरियोटिक होता है, टर्सरी हाइफा भी डाइकैरियोटिक होता है जो सेकेंडरी हाइफा के फ्यूजन से बनता है। अब इसके बाद
जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार ऑफ एगेरिकस, ऑफ एगेरिकस। क्योंकि अभी नेक्स्ट जीनस आप पढ़ेंगे पॉलीपोरस, वहां पर भी फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं क्या, बेसिडियो कार। तो आपसे पूछता है बेसिडियो कार ऑफ एगेरिकस और पॉलीपोरस। तो ये फ्रूटिंग बॉडी किसका है, किसका फ्रूटिंग बॉडी है, ये एगेरिकस का है। आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक है, कैसा है, अम्ब्रेला लाइक है। इसमें 3 पार्ट है, कितने पार्ट है, 3 पार्ट। एक तो क्या है, ये देख रहे हैं स्टाइप, क्या है, स्टाइप है, क्या है, स्टाइप। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है बेटा, ये इरेक्ट है, अनब्रांच्ड है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, एंड फॉर्म्ड बाय डाइकैरियोटिक टर्शियरी माइसीलियम, फॉर्म्ड बाय डाइकैरियोटिक टर्शियरी माइसीलियम। The tertiary mycelium is formed by fusion of dikaryotic secondary mycelium, dikaryotic secondary mycelium। तो आप लोगों ने देखा ह्यूमस रिच सॉइल में, ऑर्गेनिक रिच सॉइल में या काउ डंग में क्या प्रेजेंट है, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम, जो आपस में फ्यूज करके एक थिक रोप लाइक मोटा रस्सी की तरह क्या बनाते हैं, टर्सरी माइसीलियम। क्या बनाते हैं, टर्सरी माइसीलियम, जिसको हम राइजोमार्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोमार्फ। और ये जो टर्सरी माइसीलियम है, मैंने आपको बताया है सेकेंडरी माइसीलियम से बना, जिस कारण ये भी क्या हुआ, डाइकैरियोटिक। और इसमें एक प्लेस पर क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एनुलस होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनुलस। क्या बोलते हैं, एनुलस। तो मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप क्या होता है, इट इज बेसल, इट इज बेसल, थिक है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, इरेक्ट है, हाइफा, इरेक्ट है, इरेक्ट है, हाइफा। और मैंने आपको बताया ये किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इट डेवलप्स है फ्रॉम द सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम, सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम। बोलिए। और मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या प्रिंट होता है, इसमें प्रिंट होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनुलस। क्या बोलते हैं, एनुलस। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट क्या होता है, टाइप, इट इज बेसल, इट इज बेसल, थिक है, सिलिंड्रिकल, इरेक्ट है, अनब्रांच्ड, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है स्ट्रक्चर। और मैंने आपको बताया किससे डेवलप होता है, इट डेवलप्स है फ्रॉम बेसल डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा, सेकेंडरी हाइफा, सेकेंडरी हाइफा फ्यूज करके क्या बनाते हैं, टर्शियरी माइसीलियम। और इसमें क्या प्रिंट होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, एनुलस। अब आ जाइए आप लोग सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट क्या है, पेलस। क्या है, पेलस। इट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर and terminal or upper part, terminal or upper part of the basidiocarp, of the basidiocarp. It is light brown, it is light brown or yellow in color,
वो रहा येलो इन कलर। और इसके लोअर सरफेस से क्या होते हैं 3 to 600 वर्टिकली हैंगिंग गिल लाइक स्ट्रक्चर प्रिंट होते हैं। क्या प्रिंट होते हैं वर्टिकली हैंगिंग गिल लाइक स्ट्रक्चर प्रिंट होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया पिलस क्या है इट इज अपर मोस्ट और अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द बेसिडियो कार। इट इज टर्मिनल और अपर पार्ट ऑफ द बेसिडियो कार। इट इज लाइट ब्राउन और येलो इन कलर। और मैंने आपको क्या बताया फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ पिलस 300 to 600 vertically hanging gills are present। अब इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है गिल। इट इज मिडिल पोर्शन इट इज मिडिल फर्टाइल। और हाँ ये भी स्टेराइल है और ये क्या ये फर्टाइल पोर्शन। मैंने आपको क्या बताया इट इज मिडिल fertile portion of the basidio car। It is the middle fertile portion of the basidio car and present between pilus and style। अब इसके बाद क्या आता है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। क्या होगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ लटक रहा है इसलिए क्या होगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब ये जो गिल क्या है इस गिल का फिगर मैंने अलग से ड्रा कर दिया है। ए पोर्शन ऑफ मैग्नीफाइड गिल रीजन। कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि डिस्क्राइब द गिल ऑफ एगेरिकस। तो आप लोग इसका फिगर ड्रा करने के बाद आप इसका फिगर ड्रा करके गिल के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। अब गिल क्या है जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया गिल क्या है इट इज मिडिल फर्टाइल पोर्शन ऑफ द बेसिडियो कार एंड प्रेजेंट बिटवीन पिलस एंड स्टाइल। फिर क्या मैंने आपको बताया द लोअर सरफेस ऑफ पिलस bears 300 to 600 vertically hanging gills। अब इस गिल में क्या है 3 पार्ट। कितने पार्ट है 3 पार्ट। पहला पार्ट है ट्रॉमा। क्या है ट्रॉमा। अब एक ट्रॉमा क्या अब जरा ध्यान दीजिए मैंने ये हाफ पोर्शन बनाया है फिगर का। क्या बनाया हाफ पोर्शन बनाया। अब आप कहेंगे हाफ पोर्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब कि अब जो है इसके ये सेंट्रल पार्ट है इसके नीचे ऐसे ये पोर्शन होंगे फिर उसके नीचे ये पोर्शन होंगे मीन जैसे इधर है वैसे नीचे भी होगा। समझ रहे। लेकिन आपको इतना ही बनाने की क्या आवश्यकता है। समझ रहे। अब जरा ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया ए पोर्शन ऑफ मैग्नीफाइड गिल रीजन। गिल में कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है ट्रॉमा। क्या है ट्रॉमा इट इज सेंट्रल पार्ट। अब आप समझ रहे मैंने आपको बताया सब हाइमिनियम इसके नीचे भी होगा इसके ऊपर भी होगा हाइमिनियम इसके नीचे भी होगा। समझ रहे जैसे यहां है ये सेंट्रल पार्ट फिर इसके ऊपर सब हाइमिनियम फिर इसके ऊपर हाइमिनियम वैसे इसके नीचे सब हाइमिनियम फिर उसके नीचे हाइमिनियम। तो अब बोलिए सेंट्रल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया नहीं तो अगर ये सेंट्रल पार्ट में होता तो इसको हम बोलते हैं बेस। बोलिए इसको मिडिल इसको अपर बोलते लेकिन ऐसा नहीं है ये हाफ पोर्शन है जैसे यहां वैसे नीचे भी होगा। तो मैंने आपको क्या बताया ट्रॉमा क्या है इट इज सेंट्रल स्टेराइल पोर्शन
of the gill and composed of sterile loosely arranged dikaryotic secondary hyphae। अब उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? सब हाइमेनियम। क्या है? सब हाइमेनियम। अब आप कहेंगे इट इज प्रेजेंट just above the trauma and composed of या आप ये भी कह सकते हैं it is present on both side, क्योंकि इधर भी है तो आप क्या बताएंगे? it is present on both side of the trauma and composed of dikaryotic isodiametric sterile hyphae वारा सेल्स। तो मैंने आपको क्या बताया? इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रामा and composed of dikaryotic isodiametric समव्यासी isodiametric sterile cells। चलिए ये हो गया। तीसरा पार्ट क्या हो गया? हाइमेनियम। ये क्या? आउटर मोस्ट। ये भी आउटर मोस्ट का नीचे होगा, ये भी आउटर मोस्ट होगा। अब आप क्या बताएंगे? इट इज आउटर मोस्ट peripheral portion। it is outermost peripheral fertile portion of the gill and arises from subhymenum। तो फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया? इट इज आउटर मोस्ट peripheral fertile portion of the gill and arises from subhymenum। अब इसमें क्या होता है? दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या? इसका मैंने नाम नोट किया, नोट कर देते हैं। स्टेरिगमेटा और यह है स्टेराइल पैराफाइसिस। क्या नोट कर दिया आपने? स्टेराइल पैराफाइसिस। हेलो, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर हाइमेनियम यहां से लेकर यहां तक है, वैसे नीचे भी होगा। इस हाइमेनियम में दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो क्या है? स्टेराइल पैराफाइसिस। क्या है? स्टेराइल पैराफाइसिस। क्या है? स्टेराइल पैराफाइसिस। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है बैसिडियम। क्या है? बैसिडियम है। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि इस हाइमेनियम में
दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो स्टेराइल पैराफाइसिस। क्या है? स्टेराइल पैराफाइसिस। और पैराफाइसिस का फंक्शन आप जानते हैं, ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। मीन्स ये डेवलपिंग बेसिडियोस्पोर्स को, बेसिडियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो मोटी मोटी बात मैंने आपको क्या बताया? द हाइमेनियम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। वन इज द क्लब शेप्ड स्टेराइल पैराफाइसिस which is supportive, protective and distributing in nature and hence supply nutrition to the developing basidium and basidiospore. Basidiospore. सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? बेसिडियम। क्या है? बेसिडियम। हेलो, अब आप लोग देख रहे हैं बेसिडियम क्या है? अब आप लोग देख रहे हैं बेसिडियम क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये बेसिडियम क्या है? एसेप्टेट। क्या है? एसेप्टेट है। हेलो, अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर्स में बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स पाते हैं। और ये जो बेसिडियम होता है ये टू टाइप्स का होता है। कैसा होता है? टू टाइप्स का होता है। एक होता है होलो बेसिडियम। क्या होता है? होलो बेसिडियम। इसी एसेप्टेड बेसिडियम को बोलते हैं होलो बेसिडियम। क्या बोलते हैं? होलो बेसिडियम। मैंने आपको क्या बताया? एसेप्टेड बेसिडियम को क्या बोलते हैं? होलो बेसिडियम। और जिसमें क्या होता है कि बेसिडियम में सेप्टम पाया जाता है। क्या पाता है? सेप्टम पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्रेगमो बेसिडियम। क्या बोलते हैं? फ्रेगमो बेसिडियम। तो इसमें जो आएगा आपको बताएंगे। यहाँ पर बेसिडियम कैसा है? ये सेप्टेड बेसिडियम है, जिसको हम बोलते हैं होलो बेसिडियम। क्या बोलते हैं? होलो बेसिडियम। तो प्लीज हियर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये जो है हाइमेनियम के दो पार्ट है। एक तो क्या है? एक तो आपका जो है स्टेराइल पैराफाइसिस है, क्लब शेप्ड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है। मींस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स। इसके बाद फिर क्या है? सेकंड फर्टाइल पार्ट है एसेप्टेड बेसिडियम, जिसको हम होलो बेसिडियम बोलते हैं। ये क्या होता है? साइक्लाइक होता है। और ईच बेसिडियम प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर्स which in which 2 are the positive and 2 are the negative. अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स है ये कैसे फॉर्म होता है, अब आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि मैटर में ऑलरेडी मैं आपको दे रखा हूं। मैटर में अलग से यहीं पर आपको हम इसको बता देते हैं कि कैसे बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। हेलो, अब आप जानते हैं पहले क्या होता है? ये डाइकैरियोटिक सेल, इसी से इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्या होगा? ये भी डाइकैरियोटिक हो, और डाइकैरियोटिक होगा तो आपको मालूम है कि एक होगा प्लस और दूसरा क्या होगा? माइनस। एक प्लस और दूसरा माइनस। अब क्या होगा? अब दोनों में क्या होगा? कैरियोगैमी होगा। क्या होगा? कैरियोगैमी होगा। और जब कैरियोगैमी होगा तो ईएन मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? 2n। क्या मिल जाएंगे? 2n हो जाए। और जब 2n हो गया तो इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस होगा तो आपको मालूम है डिप्लॉयड न्यूक्लियस से क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे। आउट ऑफ 4 2 आर पॉजिटिव एंड 2 आर नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा? इसके टिप पर बेसिडियम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होंगे। कितने? 4। कितने? 4। इसके टिप पर 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होंगे।
और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम? स्टेरिगमेटा। क्या बोलते हैं? स्टेरिगमेटा। इसके बाद क्या होगा? इस स्टेरिगमेटा से आपको ये बताया वन पॉजिटिव न्यूक्लियस is reaches on the tip and converted into plus basidial spore. फिर क्या होगा? In second stegmata the plus nucleus is migrated and converted into second plus basidial spore. After it the minus nucleus is transported or are transferred into transfer at the tip of stegmata and converted into minus basidial spore. Finally, the last nucleus is transported or transferred at the tip of the stegmata and form minus basidial spore. In this way, each basidium consists of 4 haploid basidial spores. 4 haploid basidial spores. ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम? तो आप लोगों से यहाँ मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एगेरिकस से क्या क्या मैंने आपको बता दिया। एक तो ये है कि कॉमन नेम गिलफंजाई है, मशरूम है, कुकुरमुत्ता है, खुम्ब है। दूसरी चीज क्या है? ये ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है। तीसरा क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में क्या पूछ सकते हैं? राइट द नेम ऑफ 2 edible मशरूम वर एगेरिकस। तो मैंने आपको बताया क्या? एगेरिकस बाइस्पोरस एंड एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। इसके बाद पूछते हैं बेसिडियोकार्प ऑफ द एगेरिकस वर फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस। तो मैंने आपको क्या बताया? ये अम्ब्रेला शेप होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टाइप होता है, पिलस होता है, गिल होता है। फिर गिल से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, गिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आपको मैंने बता दिया कि बेसिडियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहीं पर आप लोगों के पास मैटर है, इसका हम लाइफ साइकिल भी आपको रफली समझा देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। हमको मेन फोकस करना है हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स को। तो आपको मैंने क्या बताया था? आप लोगों के पास फिगर है, जरा देख लीजिए। आप यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये इसके लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटोगैमी होता है। क्या होता है? सोमेटोगैमी। तो आप लोग उसमें फर्स्ट फिगर क्या बनाए रहेंगे? फर्स्ट फिगर बनाए रहेंगे क्या? एगेरिकस का बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प। तो आप लोग पहला बनाए रहेंगे क्या? बेसिडियोकार्प। क्या बना रहेंगे? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस और बेसिडियोकार्प। दूसरा फिगर बनाए रहेंगे आप लोग क्या जो है ये ए पोर्शन ऑफ मैग्नीफाइड गिल रीजन। इसके बाद तीसरा फिगर आप लोग बनाए रहेंगे ये, तीसरा फिगर ये बनाए रहेंगे बेसिडियम, मेच्योर बेसिडियम। अब आप जानते हैं जो मेच्योर बेसिडियम है, इस मेच्योर बेसिडियम से क्या होंगे? 4 बेसिडियल स्पोर रिलीज होंगे, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। बोलिए इसके बाद क्या होगा? बेसिडियल स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा। बेसिडियल स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा तो आप लोग बनाए होंगे फिगर। इसमें जो है क्या है? ये बना होगा प्लस, इससे क्या बनेगा? प्लस मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा। फिर ये जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा जो है क्या? माइनस मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा होगा। बोलिए इसके बाद फिर क्या होगा? सोमेटोगैमी होगा। अब आपको मालूम है ये क्या है? ये जो है पॉजिटिव मोनोकैरियोटिक हाइफा। बोलिए अब ये क्या कर लिया? ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया और इस ट्यूब के द्वारा क्या किया जो है? इसने अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया। कहां पर जो है? कहां पर? ये नेगेटिव या माइनस हाइफा में।
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको हम? सोमेटोगैमी। क्या बोलते हैं? सोमेटोगैमी। इसके बाद सोमेटोगैमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर संसर्ग नहीं होता है। सोमेटिक हाइफा जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग ले लेते हैं। इसके बाद और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्लाइन कनेक्शन के द्वारा डाइकैरियोटाइजेशन हो गया, बोलिए। और इसके बाद फिर क्या होगा? डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा, मीन्स सेकेंडरी हाइफा बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी हाइफा। क्या बनेगा? सेकेंडरी हाइफा बनेगा। और सेकेंडरी हाइफा आप जानते हैं ये क्लाइन कनेक्शन के द्वारा बनेगा और ये क्या हुआ? डाइकैरियोटिक होगा। क्या हुआ? डाइकैरियोटिक। और यही फिर बाद में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लाइफ साइकिल में जनरल स्टेप है। ये मैंने फिगर आपको पहले से प्रोवाइड कर रखा है। तो ये भी आपका फिनिश हो गया। कल आपको हम बताएंगे पॉलीपोरस के बारे में। किसके बारे में? पॉलीपोरस।